आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में जिस लेसन को पढ़ेंगे वह है तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। अभी तक जिस टॉपिक को पढ़े थे वह सभी टॉपिक उपयोगिता के मापनीय दृष्टिकोण पर आधारित थे, अर्थात गणनावाचक दृष्टिकोण पर आधारित थे। अब जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वह है उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण। मीन्स उपयोगिता को क्रम प्रदान किया जा सकता है, यानी मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता। उपयोगिता के मापनीय दृष्टिकोण की जो मुख्य रूप से जो आलोचना की थी वह थे हिक्स, एलन, पेरेटो, स्लट्सकी आदि। इन्होंने यह कहा उपयोगिता रूपी पैमाना स्वयं अस्थिर है, इसे दूसरी वस्तुओं को मापने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। तब केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता है जब तक इसका समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो इन्होंने उपयोगिता को मापने के लिए नया दृष्टिकोण दिया जो तटस्थता वक्र तकनीक के नाम से जानते हैं। तो आज का टॉपिक जो अपना है वह है तटस्थता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। इस इंडिफरेंस कर्व के जो समर्थक अर्थशास्त्री थे वह मुख्य रूप से समर्थक अर्थशास्त्री हिक्स, एलन, पेरेटो, स्लट्सकी आदि थे। अब आता है तटस्थता वक्र किसे कहेंगे। तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला ऐसा बिंदु पथ है, यानी ये देखिए दो वस्तुएं होगी, इसमें दो वस्तुओं को काम में लेते हैं और बहुत सारे संयोग होंगे। संयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक ऐसा बिंदु पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात उपभोक्ता का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समान बना रहेगा। तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो संतुष्टि का स्तर समान रहेगा, अर्थात जिनके बीच में उपभोक्ता तटस्थ रहता है, अर्थात लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल रहता है। यदि इसे अपन एक समीकरण की फॉर्म में प्रस्तुत करें तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू के। यू और इक्वल टू लिखा है, एक्स और वाई का मीन्स होता है दो कमोडिटी अपन ने काम में लिए है, एक एक्स वस्तु काम में लिए है, एक अपन ने वाई वस्तु काम में ली है। यू जो डिनोट कर रहा है वो यूटिलिटी को डिनोट करता है, अर्थात उपयोगिता को जो डिनोट करेगा। और के का मतलब होता है के कोई सा भी कांस्टेंट है, यानी इसे अपन स्थिर वाली फॉर्म में ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का एक ऐसा बिंदुपथ होता है, मीन्स लोकस ऑफ पॉइंट होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल बना रहता है, अर्थात संतुष्टि का स्तर समान बना रहेगा। अब आता है अगला पॉइंट, तटस्थता तालिका। इंडिफरेंस टेबल क्या होगी। इंडिफरेंस तालिका का मतलब होता है इंडिफरेंस टेबल आपकी क्या होगी। यानी इसकी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डेफिनेशन होती है, यह तालिका दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिनसे किसी भी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यदि अपन इसको अगर एक टेबुलर रूप में देखें या सारणी के रूप में प्रस्तुत करें तो इसको इस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला कॉलम अपन लेंगे संयोग, कॉम्बिनेशन से ले सकते हैं। फिर दो वस्तु लेते हैं, एक एक्स कमोडिटी लेते हैं और एक वाई कमोडिटी लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉलम है आपका वो होगा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का स्तर। और उसके एक अगला कॉलम मैंने बनाया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये छोटा सा मैंने यहाँ एक्स वाई लिखा है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये कुछ कॉलम अपन ने बनाए हैं। सबसे पहले तटस्थ तालिका को देखिए कि अपनी टेबल इंडिफरेंस टेबल किस प्रकार से तैयार होगी। अपने कॉम्बिनेशन में एक से अधिक कॉम्बिनेशन लिए हैं, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, ई और एफ। मान लीजिए कुछ कॉम्बिनेशन लिए हैं। एक्स वस्तु के जो अपन विभिन्न सहयोग जो ले रहे हैं, एक वस्तु 2, 3, 4 इकाई, 5 इकाई, 6 इकाई ले रहे हैं। और फिर वाई वस्तु में अपन ने टेबल में लिखा, पहले जब यहाँ एक वस्तु एक्स के काम में लेते थे,
वाई वस्तु की 25 इकाइयां काम में लेते थे, और इन दोनों संयोग से अर्थात जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही थी वह जेड के बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही थी। फिर जैसे जैसे अपन एक्स वस्तु में वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे वाई वस्तु में भी अपन कमी करेंगे, जब अपन उसी संतुष्टि के स्तर को बनाए रख सकते हैं, मीन्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कांस्टेंट रख सकते हैं। तो संतुष्टि का स्तर सम्मान तभी बनाए रह सकता है जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करें और दूसरी वस्तु की मात्रा में, तो एक्स में वृद्धि कर रहे हैं और वाई में अपन कमी कर रहे हैं, तभी अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट मीन्स सब में जेड रह रहा है। अगर इसी चीज को यदि अपन देखा जाए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी जो अगला कॉलम है वह है आपका सीमांत प्रतिस्थापन दर। इस कॉलम का नाम है सीमांत प्रतिस्थापन दर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपकी क्या होगी, इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बाद में समझेंगे। सबसे पहले केवल इतना सा समझते हैं कि पहले कॉलम में डैश अपन ने लगा दिया, दूसरे कॉलम को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए वाई वस्तु में 5 इकाई की कमी हो रही है, एक्स वस्तु में 1 इकाई की वृद्धि हो रही है। तो यहां अपन ने लिखा है पहले वाई वस्तु को लिखेंगे और फिर एक्स वस्तु को लिखेंगे, तो 5 इकाई वाई की कमी हुई और 1 इकाई एक्स की वृद्धि हुई। ठीक इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यह 2 से 3 1 इकाई की वृद्धि हो रही है, लेकिन वाई वस्तु में 20 से 16 हो गई, मीन्स 4 इकाई की कमी हो रही है। तो जो नया रेशियो जो आया 4:1 आया। फिर इसी तरीके से अगर आगे देखें तो एक्स वस्तु की मात्रा में 3 से बढ़कर के 4 हो गई, मीन्स 1 इकाई की वृद्धि हुई, और वाई वस्तु में 16 से घटकर के 13 रह गई, मीन्स आपकी 3 इकाई की कमी होगी। इस तरीके से यदि देखा जाए तो सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो 5:1 है, फिर 4:1 है, 3:2:1 और फिर 1:1 है। मीन्स सीमांत प्रतिस्थापन दर आपकी घटती हुई होगी, तभी ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपका सम्मान बना रह सकता है, अन्यथा आपके संतुष्टि का स्तर सम्मान बना नहीं रहेगा। फिर अगला आता है आपका तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र किसे कहेंगे, यदि तटस्थता तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला जो वक्र होगा वह तटस्थता वक्र कहलाएगा, अर्थात इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। अपन ने ओ एक्स या ओ एक्स एक्सिस को लिया है जिस पर एक्स वस्तु को मापा गया है, ओ वाई वस्तु में वाई वस्तु को मापा गया है, और यदि अपन इसको रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो आपका जो रेखा चित्र बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यह इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। यह रेखा चित्र इसका इस प्रकार से शेप होती है क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीमांत प्रतिस्थापन दर जब घटती हुई होगी तो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप आएगी वह चांद की भांति होगी। और यदि इस चांद की भांति जब आपकी जो शेप होती है, इसका कोई सा भी पॉइंट अपन देख लें, चाहे ए पॉइंट देख लें, चाहे बी पॉइंट देख लें, सी देख लें, डी देख लें, ई देख लें और एफ देख लीजिए, कोई सा भी बिंदु ले लें, या इसके अलावा भी कोई सा भी बिंदु अपन ले सकते हैं इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर, जो समान संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। मींस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो रहेगा वह समान रहेगा, अर्थात इनके बीच उपभोक्ता के संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। अब अगला पॉइंट आपका आता है तटस्थता मानचित्र। एक से अधिक आईसी वक्र को एक ही रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित कर दिए जाए तो जो प्राप्त होने वाला वक्र होगा वह आपका तटस्थता मानचित्र कहलाएगा, इंडिफरेंस मैप कहलाएगा। मींस इंडिफरेंस मैप तटस्थता मानचित्र आपका क्या होगा उसको देखिए। एक से अधिक रेखा चित्र को एक से अधिक आईसी वक्र को यदि अपन एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित कर दिए जाएं तो जो बनेगा वह इंडिफरेंस मैप कहलाएगा। तो अपन इसको इस प्रकार से कह सकते हैं IC1, IC2, IC3, IC4। ये एक ही रेखा चित्र में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व अपन ने बना दिए। फिर एक चीज और होती है इंडिफरेंस मैप में कि एक से अधिक आईसी वक्र एक साथ बनाएंगे और जो ऊंचा आईसी वक्र होगा वह अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करेगा। मीन्स आप जैसे जैसे इसमें मूल बिंदु से ऊपर की ओर चले जाएंगे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और मूल बिंदु की ओर आप लौटेंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में कमी होती जाएगी। तो यह तटस्थता मानचित्र कहलाता है।
अब इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के साथ में बहुत सारी चीजें और जुड़ी हुई है कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी मूल रूप से जो विशेषताएं वह 3 विशेषताएं होती है। एक विशेषता होती है इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा, ढाल होगा, वह ऋणात्मक होता है। मीन्स तटस्थता वक्र बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा में जब अपन कमी करेंगे तो जो प्राप्त होने वाला वक्र होगा उसका जो स्लोप होगा यह बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होगा। यह ऋणात्मक ढाल कहलाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ऋणात्मक ढाल क्या होगा, या दूसरे शब्दों में अपन इसको कह सकते हैं कि यह बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। मीन्स यह बाईं साइड है, ये दाईं साइड है और ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। तो तटस्थता वक्र का जो ढाल होता है वह ऋणात्मक होता है, अर्थात बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है। अब आता है इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है। मीन्स यह कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने के पीछे जो मूल कारण होता है वह होता है कि इसका इंडिफरेंस कर्व जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x4y जो होती है वह घटती हुई होती है। जब यह घटती हुई होगी तो इस कारण से इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होगा। मीन्स यह कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। अब यह आता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई होती है। मैंने आपको टेबल के अंदर एक कॉलम बनाया था जिसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला कॉलम मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए 5:1, 4:1, 3:1, 2:1 और 1:1। मीन्स ये 5, 4, 3, 2, 1 जो अपन ने लिखा है इसे अपन कहते हैं घटता हुआ क्रम। तो मीन्स सीमांत प्रतिस्थापन दर जब आपकी घटती हुई होती है तो आईसी वक्र मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होगा। मीन्स कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। फिर आता है आपका दो आईसी वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट। मीन्स यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मीन्स कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि यह आपका IC1 और यह IC2 हो। मीन्स यह एक दूसरे को काटते हुए होगा। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अलग अलग इंडिफरेंस कर्व अलग अलग संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है, इसलिए 2 आईसी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। फिर आता है आपका चौथी विशेषता जो है वह है ऊंचा आईसी वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। मीन्स इंडिफरेंस मैप की जो ये मान्यताएं आती है तो इसे अपन इंडिफरेंस मैप कहेंगे। ये इंडिफरेंस मैप जब अपन ने पढ़ा था तब इसमें अपन ने यह देखा था कि एक से अधिक आईसी एक ही रेखा चित्र में प्रदर्शित कर दिए जाए तो इसे अपन इंडिफरेंस मैप कहेंगे। और इस मैप में अपने ये बताया था कि जैसे जैसे मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे अर्थात ऊंचे इंडिफरेंस कर्व पर जाएंगे तो आपको संतुष्टि के स्तर में वृद्धि होती जाएगी। इसी विशेषताओं को अपन ने ये लिया है। जब अपन किसी भी चीज की विशेषताएं काउंट कराने लगते हैं तो जो आपके पास छोटी विशेषता हो चाहे बड़ी विशेषता हो, इन सारों को इसके अंतर्गत शामिल कर लीजिए तो ये आपकी विशेषता होगी। तो अपन ने इंडिफरेंस मैप से ये लिया था कि ऊंचा इंडिफरेंस कर्व अधिक संतुष्टि के स्तर को प्रदर्शित करता है। फिर अगली विशेषता अपन ने लिखी थी आईसी अपने अक्ष को नहीं छूता है। मीन्स कभी भी इंडिफरेंस कर्व की जो ये स्थिति जो होगी वह इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी कि यह वाई एक्सेस को भी नहीं छू सकता है और यह एक्स एक्सेस को भी नहीं छू सकता है। यह ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि यह अपने एक्सेस को नहीं छुएगा। उसके पीछे एक कारण है, यदि इस एक्सेस को टच कर लेता है मीन्स आपकी वाई वस्तु की क्वांटिटी 0 हो जाएगी और केवल एक्स वस्तु को काम में लेगा। और यदि इस वाई एक्सिस को टच करता है
तो केवल y वस्तु की क्वांटिटी को काम में ले रहा है और x वस्तु की मात्रा को काम में नहीं ले रहा है। जबकि अपन ने यह जब इंडिफरेंस कर्व की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें अपन ने यह कहा था कि यह दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का एक ऐसा बिंदुपथ होता है, मीन्स अपन ने जो वस्तुएं ली थी वह दो वस्तुएं ली थी। जब एक वस्तु की क्वांटिटी शून्य हो जाएगी तो दूसरे वस्तु की क्वांटिटी अपन काम में लेंगे, मीन्स केवल एक वस्तु का उपभोग करेंगे, दूसरी वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे। तो अपनी जो मूलभूत मान्यता है वह ही गलत हो जाएगी। इसलिए एक वस्तु अर्थात इंडिफरेंस कर्व की कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि वह किसी भी एक्सिस को टच कर जाए अर्थात छू जाए। फिर आता है आईसी रेखाओं का अनिवार्य रूप से एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि यह एक दूसरे के पैरेलल हो जाए अर्थात एक दूसरे के समानांतर हो जाए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी विशेषता हैं। यह गोलाकार नहीं हो सकता है, यह एल आकार का नहीं हो सकता है। तो इस जो भी पुस्तक में बहुत सारी विशेषताएं आपकी लिखी हुई है उन सबको शामिल कर लीजिए, लेकिन मुख्य रूप से इसकी जो विशेषताएं थी वह केवल 3 विशेषताएं हैं। ऋणात्मक ढाल, इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु से उन्नतोत्तर होता है और 2 आईसी नेवर इंटरसेक्ट करते हैं अर्थात 2 आईसी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो ये कुछ चीजें थी वह तटस्थता वक्र के बारे में थी। अब अपन इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि सीमांत प्रतिस्थापन दर आपकी क्या होगी, फिर उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या होगा। इसके साथ ही धन्यवाद। अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।